परिणाम देखने के बाद मुझे पेपर होने के बाद से ही सफलता मिलने का तो अनुमान था ही, लेकिन ये अनुमान नहीं था कि मैं राजस्थान टॉप करूंगा। पीएचडी चल रही है। हाँ, 5वीं रैंक गेट में ऑल इंडिया में 105वीं रैंक है। हाँ, केंद्रीय विद्यालय पीजीटी का भी एग्जाम रिटर्न क्वालिफाई कर रखा है। इंटरव्यू में दिल्ली में देके आया था और उसका फिलहाल अभी फाइनल रिजल्ट आना शेष है। आया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि उसमें भी फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ऑल इंडिया में नेट में आपकी 50 है ना, हाँ, 50वीं रैंक थी नेट हाँ, में। एमएससी प्रीवियस में फर्स्ट ईयर में ही मेरा नेट क्लियर हो गया था। उसमें चयन हुआ था मेरा एनआईटी एमएनआईटी जयपुर मिल रहा था। हम्म। लेकिन फिर बाद में पहली चॉइस आईआईटी होने की वजह से मैंने टेक्निकल फील्ड को छोड़ के बीएससी की तरफ चूज करना पसंद किया। तो हाँ, डीआरडीओ द्वारा साइंटिस्ट डी का रिक्रूटमेंट करवाया जाता है। हम्म। उसमें भी मेरा इंटरव्यू के लिए चयन हुआ था। वो चयन गेट स्कोर के आधार पर होता है। इसके अलावा रवि प्रकाश ने, मैं आपको बता दूं, टोटल करीबन अभी तक शायद इनके 12 है ना, 12 सिलेक्शन अभी तक इनके हो चुके हैं पिछले 2 साल में। नमस्कार, मैं हरिराम, आप देख रहे हैं द सरफेस न्यूज। कल आरपीएससी के द्वारा स्कूल व्याख्याता के गणित विषय का परिणाम जारी किया गया था और उस परिणाम के बाद में पूरे राजस्थान में खुशी का माहौल है। वहीं आज हम जहां आए हुए हैं और हमारे साथ में जो मेहमान यहाँ पे बैठे हैं, इनका नाम है रवि प्रकाश जाट, जिन्होंने गणित विषय में व्याख्याता परीक्षा में पूरे राजस्थान को टॉप किया है। मैं आपको बता दूं रवि प्रकाश के बारे में कि रवि प्रकाश नागौर जिले से बिलोंग कर रहे हैं। नागौर जिले के डेगना विधानसभा क्षेत्र का एक छोटा सा गांव है चुई, जो ग्रामीण क्षेत्र है, और वहां से रहने वाले हैं रवि प्रकाश जाट, जो हमारे साथ में आज मुख्य मेहमान के रूप में हमारे साथ में विराजमान है। तो इस परिणाम को लेकर के और परीक्षा की जो तैयारी है, किस तरह अध्ययन करना चाहिए, और इन्होंने अभी तक कौन कौन सी भर्तियों में जो फाइट किया है पेपर, और कौन कौन सी सर्विस इनकी अभी तक लगी है, किस प्रकार इनका जो परीक्षा का सिस्टम रहा है तैयारी करने का, इनका स्टडी का जो तरीका है, किस प्रकार इन्होंने अध्ययन किया, तमाम बातों को लेकर आज हम रवि प्रकाश से बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप फेसबुक प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं तो पेज को फॉलो करें, अगर आप यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम बात करते हैं रवि प्रकाश से, जानते हैं पूरी बात इनके सक्सेस मंत्र के बारे में, इनकी स्टडी के बारे में, और परिवार के बारे में, और किस प्रकार इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, परिवार का क्या बैकग्राउंड है, तमाम बातें जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। तो रवि प्रकाश, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने व्याख्याता परीक्षा का पेपर ही उत्तीर्ण नहीं किया, बल्कि आपने राजस्थान में टॉप किया है। इसके लिए मैं और हमारे पूरे द सरफेस परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबसे पहले मैं आपका और द सरफेस न्यूज का धन्यवाद करता हूँ। रवि प्रकाश, जैसे कल परीक्षा का परिणाम आया, और जैसे कल करीबन शाम को 4-5 बजे ये परिणाम आया होगा, उसके बाद में आपने परिणाम देखा, परिवार के लोगों ने भी देखा, मम्मी पापा ने भी आपका परिणाम देखा होगा, तो कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त आप? परिणाम देखने के बाद मुझे पेपर होने के बाद से ही सफलता मिलने का तो अनुमान था ही, लेकिन ये अनुमान नहीं था कि मैं राजस्थान टॉप करूंगा। तो राजस्थान टॉप करने पर मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और परिवार वाले और रिश्तेदार वगैरह सब खुश हैं। गांव वालों से और रिश्तेदारों से, जो भी जान पहचान के, सबसे बधाइयाँ मिल रही है। मैं उनका सबका शुक्रगुजार हूँ। तो परिणाम आने के बाद में जैसे परिणाम आया और लोगों ने भी देखा होगा न्यूज में कि भाई जो राजस्थान का टॉपर है वो डेगाना से रहने वाले हैं, वो रवि प्रकाश जाट है, तो उसके बाद में आस पड़ोस के लोग भी तो आए होंगे। हाँ, आस पड़ोस के लोग कॉल वगैरह किए और पड़ोस के लोग आए बधाई देने के लिए। और बहुत अच्छा महसूस हुआ रिजल्ट आने के बाद। जैसे कि आप लगातार तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, और हर कोई चाहता है कि कोई सा भी एग्जाम हो वो उसको फाइट करे और उसका चयन हो सरकारी सेवा में। आपने जब इसकी तैयारी शुरू की फर्स्ट ग्रेड की, जो मैथ से आपने, तो आपका उस समय लक्ष्य क्या था कि मुझे ये पेपर फाइट करना और मेरी सर्विस लगनी चाहिए? उस समय आपका ये लक्ष्य था। हाँ। लेकिन फर्स्ट रैंक फर्स्ट रैंक आपने कब सोचा? फर्स्ट रैंक का पहले तैयारी के समय तो केवल और केवल सिलेक्शन पर फोकस था कि एक बार के लिए सिलेक्शन हो जाए। लेकिन पेपर होने के बाद अच्छे मार्क्स आ रहे थे तो अनुमान लग गया था कि अच्छी रैंक आ जाएगी, लेकिन पहली रैंक आ जाएगी इसका कभी सोचा नहीं था। तो रिजल्ट आने के बाद पहली रैंक देख के मैं खुद आश्चर्यचकित था और बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव हो रहा है। एक जिले में टॉपर होना, एक स्कूल का टॉपर होने पे खुशी होती है, लोग जिले में टॉपर आते हैं तो उसकी खुशी होती है, लेकिन आपने जो जिस प्रकार पूरे राजस्थान को टॉप किया है, वाकई ये नागौर जिले के लिए, डेगना वासियों के लिए बहुत ही गर्वित पल होगा। और अगर आपसे मैं इस
पेपर को लेके बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर होता है, आपने एग्जाम दिया, फाइट किया, तो कितने पेपर होते हैं इसमें टोटल? दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जीके जीएस का होता है, दूसरा पेपर सब्जेक्ट का होता है जो मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था। पहले पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं 150 मार्क्स के, और दूसरे पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं 300 मार्क्स के। टोटल दोनों पेपर को मिला के मेरिट बनती है 450 मार्क्स में से। तो उसमें से पहले पेपर में मेरे मार्क्स, पहले पेपर में 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन आते हैं ना, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 150 नंबर के होते हैं। क्वेश्चन, और दूसरे पेपर में? दूसरे पेपर में 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के। अच्छा, 300, टोटल 450 नंबर का। टोटल 450 नंबर का जो पेपर होता है दोनों पेपर मिला करके। हाँ, तो उसमें से दोनों पेपर मेरे अच्छे गए। पहला पेपर में मेरा स्कोर 120 था। अच्छा, पहले पेपर में 120, हाँ, यानी 150 में से, 150 में से 120 फर्स्ट पेपर का स्कोर रहा इनका। सेकंड पेपर का? सेकंड पेपर में 200 मार्क्स स्कोर था 300 में से। अच्छा, 300 में से कुल मिला के 320 मार्क्स है टोटल 450 में से। तो उम्मीद थी कि रैंक अच्छी आएगी और वैसा ही परिणाम देखने को मिला। ये बहुत आपने अच्छी बात बताई। जैसे पहला पेपर के बारे में आपने बताया कि पहले पेपर में 150 में से 120 नंबर आए हैं, और दूसरे पेपर में 300 में से 200 एबोव, 200 से एबोव नंबर आए हैं। तो टोटल इनका जो आपका जो नंबर था 320 इनके टोटल नंबर आए हैं, तो बहुत ही अच्छे नंबर है। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कब से तैयारी कर रहे हैं? कंपटीशन की तैयारी आपने कब से शुरू कर दी? कंपटीशन की तैयारी वैसे तो एमएससी के साथ में मैंने तैयारी की थी, नेट जेआरएफ वगैरह की। और वैसे ये आरपीएससी और ये राजस्थान की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी मैंने प्रॉपर रूप से एमएससी के बाद से स्टार्ट करी। तो नेट मेरा एमएससी कंटिन्यू में था, उसी समय हो गई थी, और जेआरएफ भी हो गई थी। नेट में 50वीं रैंक है ऑल इंडिया, और जेआरएफ में 144वीं रैंक है। जैसे आपने तैयारी, टोटल जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, टोटल कितने साल हो गए? अनुमानित 2 साल 3 साल से आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? अनुमानित 2 साल लगभग तैयारी को हुआ है। आपने 2 साल हो गए तैयारी करते हुए आपको। तो जैसे आपने अन्य एग्जाम भी दिए हैं, उनमें जहां तक मुझे पता है आप कॉलेज लेक्चरर का पेपर भी आपने दिया था, और उसमें शायद आपकी तबीयत खराब होने की वजह से आपको एडमिट करवाया बीच पेपर में। वो क्या किस्सा था? वो पिछली बार जैसे आरपीसी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, तो उस समय मैं तैयारी अच्छी थी मेरी तैयारी, और पूरी उम्मीद थी कि पेपर निकल जाएगा उस समय। लेकिन उस समय मैं पेपर के समय बीमार हो गया था, डेंगू हो गया था, जिस वजह से मेरे को एडमिट होना पड़ा। और फिर भी मैं पेपर में जैसे तैसे करके लेके आया था, और रिटर्न क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुंचा था मैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया। अच्छा, फाइनल सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ, आप इंटरव्यू तक पहुंचे थे उसमें भी। और उसके बाद में आपने और भी जो एग्जाम दिए हैं जिनमें आपका चयन हुआ है, हम बात करें तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड। आरपीसी सेकंड ग्रेड का इस बार दिया था एग्जाम, और उसमें भी अच्छे मार्क्स है। अभी सुनने में आया मुझे कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी आप टॉप रैंक करने वाले हैं, ऐसा सुनने में आया जहां तक। अभी प्रोविजनल रिजल्ट आया है 2 गुना का, लेकिन वो कहने को 2 गुना का है। 1600 सीटों पे 900 जने पास हुए हैं, और उसमें भी मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, 370 नंबर आ रहे हैं मेरे 500 में से। तो उम्मीद है उसमें भी राजस्थान टॉप करने की। बाकी यानी कि 370 500 में से तो टोटल हम माने तो 74%, 74% अंक है वो सेकंड ग्रेड में आ रहे हैं मैथ से। उसमें भी 2 पेपर ही होते हैं। हाँ, उसमें भी 2 पेपर। अच्छा, तो आपका उसमें जो सब्जेक्ट का पेपर होता है सेकंड पेपर, उसमें कितने आपके क्वेश्चन कंप्लीट बचे हैं शेष? उसमें सब्जेक्ट में 300 में से मेरे 225 मार्क्स हैं। अच्छा, सब्जेक्ट में 300 में से 225 मार्क है। है। तो कॉलेज लेक्चरर के बाद में सेकंड ग्रेड, एक तो आरपीएससी का, एक संस्कृत डिपार्टमेंट का आपके सेकंड ग्रेड। संस्कृत डिपार्टमेंट का भी एग्जाम दे रखा है, उसमें भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। उसका तो अभी प्रोविजनल रिजल्ट भी नहीं आया है। सिलेक्शन तो हालांकि उसमें भी होने की उम्मीद है। उसके अलावा रवि प्रकाश ने, मैं आपको बता दूं, टोटल करीबन अभी तक शायद इनके 12 है ना, 12 सिलेक्शन अभी तक इनके हो चुके हैं पिछले 2 साल में। हम उन्हीं पे चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे रीट एग्जाम को लेकर के। रीट एग्जाम का आपने पेपर दिया था? हाँ, रीट की मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी। तैयारी केवल फर्स्ट ग्रेड और उसके बाद में सेकंड ग्रेड दिसंबर तक तैयारी करी थी। उसके बाद में रीट का एग्जाम फरवरी में हुआ था, तो मैं उसकी तैयारी नहीं की थी, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में हो जाएगा, क्योंकि मार्क्स अच्छे आ रहे थे। तो मैं पेपर देने वैसे गया था रीट मेंस का, तो उसमें भी अच्छा स्कोर है, और 200 मार्क्स स्कोर है, और उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, 200 जो रीट का उसमें। हाँ, तो उसकी मेरिट का तो ऐसा लग रहा है जैसे साइंस की मेरिट है वो 95 से लेकर के 100 के बीच में जो क्वेश्चन हो रहा है उनके बीच में है, उनका तो श्योर सिलेक्शन माना जा रहा है।
जब भी उम्मीद कर सकते हैं कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे 100% बच रहे हैं कि अच्छा, पूरे फाइनल। कट कटा करके कंप्लीट फाइनल है ना। अब हम जिक्र कर रहे हैं कि आप डीआरडीओ में गए थे, डीआरडीओ में, हाँ वो क्या डीआरडीओ। मामला था, डीआरडीओ में आप गए थे? हाँ, डीआरडीओ द्वारा साइंटिस्ट बी का रिक्रूटमेंट करवाया जाता है। हम्म। उसमें भी मेरा इंटरव्यू के लिए चयन हुआ था। वो चयन गेट स्कोर के आधार पर होता है। हम्म। मेरा गेट अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई हो रखा है। उसमें 105 ऑल इंडिया रैंक है। तो हम्म। उसमें 5 सीटें थी डीआरडीओ साइंटिस्ट बी के लिए। उसके लिए मैं इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें एक डीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू क्लैश हो गया उसके साथ। तो मैं एक ही जगह उपस्थित हो पाया उस समय। अच्छा, दोनों एक ही समय में हो गए, हाँ। डीयू का और उसका डीआरडीओ का। हाँ, तो फिर आपने एक ही चूज किया एक कि ही मुझे चूज कौन से किया कि क्षेत्र में? मैंने डीओ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं अपीयर हुआ था। डीआरडीओ वाला इंटरव्यू मैं नहीं दे पाया। एक आप आईआईटी के लिए भी आपने कुछ तैयारी की थी, क्या हुआ था आईआईटी में आपका? आईआईटी 11th-12th के साथ फाउंडेशन की आईआईटी जेई के उस समय एग्जाम चलता था। अभी आजकल जेई एडवांस हो गया वो। हम्म। तो उस समय उसकी तैयारी की थी। तो मेरा जेई मेंस जिसको भी जिसके बेस पे एनआईटी मिलती है, उसमें चयन हुआ था मेरा। एनआईटी एमएनआईटी जयपुर मिल रहा था। हम्म। लेकिन फिर बाद में पहली चॉइस आईआईटी होने की वजह से मैंने टेक्निकल फील्ड को छोड़ के बीएससी की तरफ चूज करना पसंद किया। और उसके बाद उसी समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का एग्जाम होता है, सीयूसीईटी का एग्जाम होता था उस समय। आजकल सीयूईटी होता है, एनटीए करवाता है। हम्म। तो उस समय उसमें मेरा चयन हो गया था अच्छी रैंक के साथ। तो उस समय उसमें मैंने बीएससी के लिए एडमिशन लिया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। अच्छा, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो राजस्थान में, वो बांदर सिंदरी हाँ, अजमेर में है ना? बांध बांदर सिंदरी अजमेर में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो अभी शायद उनको इतने 8-9 साल का टाइम हुआ होगा एस्टेब्लिश हुए, है ना? 2009 में एस्टेब्लिश हुई। हम्म। अगर बात करें, आपने नेट में पूरे ऑल इंडिया में नेट में आपकी 50 है ना, हाँ, 50वीं रैंक थी नेट हाँ। में। एमएससी प्रीवियस में फर्स्ट ईयर में ही मेरा नेट क्लियर हो गया था। तो उसमें 50वीं रैंक थी मेरी। उस समय जैसे नेट का फॉर्म भरवाते हैं, तो नेट के फॉर्म में दो चॉइस मांगते हैं, आपको नेट चाहिए या जेआरएफ चाहिए। तो हम्म। उस समय फर्स्ट ईयर था, तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि जेआरएफ हो जाएगी। तो हम्म। मैंने फॉर्म ही नेट के लिए अप्लाई करा था। बाकी मार्क्स उतने अच्छे थे कि मेरी जेआरएफ भी हो रही थी उस कटो में, नहीं तो लेकिन आपके जेआरएफ तो हुआ है ना, ऑल इंडिया वन जेआरएफ फोर्टी अगले फोर एक सौ एग्जाम। चौवालीस 144वीं रैंक है जेआरएफ में इनकी ऑल इंडिया में। जेआरएफ हुआ है। जेआरएफ अगले एग्जाम में देना पड़ा, क्योंकि मैंने उस समय केवल नेट में अप्लाई करा था। उस समय देता तो वो भी जेआरएफ काउंट हो जाता, लेकिन उस समय मैंने केवल नेट अप्लाई किया, इसलिए नेट में वो 50 ऑल इंडिया रैंक थी। और उसके अगले एग्जाम में वापस से नेट में अपीयर हुआ था। उस समय नेट जेआरएफ हुई थी मेरी 144 रैंक के साथ। फिर आपने गेट का पेपर दिया। हाँ, फिर गेट का गेट में पेपर आपकी दिया। ऑल इंडिया में 105वीं रैंक, गेट में ऑल इंडिया में 105वीं रैंक है। हाँ, गेट ऑल इंडिया 105 ये रैंक है। पेपर कब हुआ था गेट का? गेट का पेपर हुआ था 2022 में। अच्छा, नहीं, 2021 में हुआ था। 2021 में हुआ था। पीएचडी चल रही है? हाँ, पीएचडी अभी कंटिन्यू कहाँ है। से चल रही है? एमडीएस यूनिवर्सिटी अच्छा, अजमेर से। एमडीएस महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर है ना, वहां से आपकी पीएचडी चल रही है। पीएचडी चल तो रही है। पीएचडी में क्या होता है उसके लिए, मतलब कैसे क्वालिफाई करते हैं कि आप पीएचडी करोगे? पीएचडी के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग प्रोसीजर है। कोई एग्जाम कंडक्ट करवा के एडमिशन लेते हैं, कोई इंटरव्यू बेस पे लेते हैं। तो एमडीएस यूनिवर्सिटी में मेरा एकेडमिक स्कोर के आधार पे एडमिशन हुआ। अच्छा, एकेडमिक स्कोर के आधार एकेडमिक पे। स्कोर अच्छा था, इसलिए एडमिशन हो गया। और अभी फिलहाल मैं वहीं से पीएचडी कर रहा हूँ, जेआरएफ कंटिन्यू। तो पीएचडी में गवर्नमेंट की तरफ से धनराशि मिलती है? हाँ, जेआरएफ कितना मिलती क्या है। पेमेंट मिलता है जब आप पीएचडी करते हैं उस दौरान? उस समय 31,000 बेसिक, और उसके ऊपर एचआरए मिलता है लगभग 5,000 रुपये। 36,000 रुपये महीने के मिलते हैं जेआरएफ के रूप में, आप पीएचडी करते हैं। अच्छा, फिर आपने डीयू असिस्टेंट प्रोफेसर का भी दे दिया। हाँ, डीओ असिस्टेंट प्रोफेसर। केवी में भी आप गए थे? हाँ, केंद्रीय विद्यालय के जो एग्जाम थे वो भी रवि ने फाइट किए हैं। हाँ, केंद्रीय विद्यालय पीजीटी का भी एग्जाम रिटर्न क्वालिफाई कर रखा है। इंटरव्यू में दिल्ली में देके आया था, और उसका फिलहाल अभी फाइनल रिजल्ट आना शेष है। आया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि उसमें भी फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए। टोटल जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने 12 कंपटीशन फाइट कर लिए हैं और 12 इनका सिलेक्शन हो गए हैं अभी तक कुल मिलाकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इन्होंने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया। हाँ, किसी को भी आपने ज्वाइन अभी नहीं किया। रवि ने अभी किसी भी विभाग में अपनी ज्वाइनिंग नहीं ली है। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा सपना बता रहे थे कि कॉलेज लेक्चरर की ज्वाइन करने का था, लेकिन पेपर में इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, डेंगू की वजह से इनको एडमिट करवाना पड़ा।
अब जैसे कि कॉलेज प्रोफेसर की एक नई वैकेंसी आई हुई है, उसकी उसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी आरपीसी द्वारा वैकेंसी आ रखी है, उसका एग्जाम आगे आगामी दिनों में प्रस्तावित है, तो उसकी फिलहाल तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इस बार उम्मीद है कि अच्छा होगा। तो रवि, मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि अक्सर जो बातें होती है कि जो बड़ी रैंक या जो टॉपर्स होते हैं, वो अच्छी कॉलेजों में पढ़ते हैं, अच्छे विद्यालयों में पढ़ते हैं और अच्छे परिवेश से आते हैं और पैसे वाले लोग होते हैं। तो ये धारणा जहाँ तक लोगों में बनी हुई है कि भाई पैसे वाले लोग हैं, अच्छी कॉलेजों में, अच्छे विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाते हैं और वो अच्छी रैंक लेके आते हैं। लेकिन आपका जो गाँव है, पूर्ण रूप से ग्रामीण परिवेश है और पूरा का पूरा ग्रामीण परिवेश में आपकी जो शिक्षा थी शुरुआती, वो आपकी शुरुआती शिक्षा भी आपके गांव में ही हुई है। हाँ, मेरे गांव में ही हुई है शुरुआती शिक्षा 10वीं तक की। उसके बाद में मैं अजमेर गया था और नहीं, ऐसे आपने एक बीच में और जिक्र किया था आपकी सीनियर सेकेंडरी, और ये कहाँ से हुई थी? सीनियर सेकेंडरी और अजमेर के वहीं से हुई थी। अजमेर में मैं उस समय आईआईटी की तैयारी के लिए गया था, तो फाउंडेशन साथ में कोचिंग थी, इसलिए वहीं से 11वीं 12वीं की थी। 10th तक यहीं ग्रामीण परिवेश में मैंने पढ़ाई की अपने गाँव के आसपास। आज सुबह मैंने एक फेसबुक पे एक पोस्ट देखी थी, कृष्णा स्कूल करके। हाँ, कृष्णा स्कूल कृष्णा मांझी। स्कूल करके उनकी एक पोस्ट देखी थी मैंने आज सुबह, उसमें ये लिखा हुआ था कि हमारा पूर्व विद्यार्थी रवि राजस्थान का टॉपर बना है। तो ये कृष्णा स्कूल, यहाँ आपने कौन सी शिक्षा ग्रहण की थी? कृष्णा स्कूल मांझी में है, वहाँ से मैंने 6 से लेके 9th तक की वहीं से पढ़ाई की है। अच्छा, 6 to 9 कृष्णा स्कूल में। तो 6 9 मैंने कृष्णा स्कूल से पढ़ाई की है। 10th से मैं अजमेर गया था। 10th मैंने अजमेर सेंट पॉल स्कूल से की। फिर आपने अजमेर के बाद में आप चले गए थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बांद्रा में, हाँ। आपकी पूरी शिक्षा आपकी वहाँ पे हुई। परिवार का क्या बैकग्राउंड है, क्या करते हैं घर में आपके मम्मी पापा, जो बहन, बाकी परिवार में शिक्षा का एक जुड़ाव है या कैसा, किस प्रकार का माहौल आपको परिवार में मिलता है? परिवार में शुरू से ही शिक्षा का अच्छा माहौल है, और पापा है खुद वो स्कूल लेक्चरर है अभी अच्छा, ज्योग्राफी। स्कूल लेक्चरर है। स्कूल लेक्चरर है ज्योग्राफी से, और शुरू से ही अच्छा सपोर्ट रहा है पढ़ाई के प्रति। उनका भी अच्छा सहयोग रहा है। शुरू से ही पढ़ाई के प्रति वो ज़्यादा केयरफुल है, और हमारी पढ़ाई उन्होंने बहुत अच्छे से करवाई है। तो इसीलिए शुरू से ही हम अजमेर चले गए और उन्होंने वही हमारी शिक्षा करवाई। अच्छा, अजमेर में वो साथ में रहे आपके पापा जी? हाँ, पापा और पूरा परिवार अजमेर में रहे जब तक हमने पढ़ाई की। उसके बाद आपकी सिस्टर? हम सिस्टर एक सिस्टर है, और उसने भी अजमेर से ही पढ़ाई की है, और अभी फिलहाल उसका भी रीट लेवल 1 में प्रोविजनल चयन हो रखा है, और अच्छे नंबर है, तो उम्मीद है कि उसका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब आपने देखा होगा कि ग्रामीण परिवेश में रहकर भी लोग अच्छे से तैयारी करके, कोई ये चाहता है कि मुझे वाकई सक्सेस होना है, तो वो ग्रामीण परिवेश में रह करके एक संसाधनों के अभाव में भी तैयारी कर कर वो राजस्थान का टॉपर बन सकता है। जी बिल्कुल। ये आज रवि ने प्रूव कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग भी हैं, वो टॉपर कर सकते हैं राजस्थान को। लेकिन अब मैं रवि आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जो भी अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट, जैसे कोई रीट की तैयारी में लगा हुआ, आगामी जो भी वैकेंसी सरकार, इस सरकार में हो या आगे कोई सरकार आए, वो तैयारी कर रहे हैं, और जिन्होंने पिछले पेपर दिए हैं या कोई बड़ी तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो उनकी तैयारी में किस प्रकार जो है आप सुझाव देना चाहेंगे कि भाई इस तरह आपको तैयारी करनी चाहिए, और कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, तो आपका पढ़ाई का शेड्यूल क्या था? पढ़ाई का शेड्यूल ऐसे फिक्स पढ़ाई का शेड्यूल करके मेरे से पढ़ाई नहीं होती है, ऐसे रेंडमली मैं कोई टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलता हूँ। लेकिन फिर भी पढ़ाई करना जरूरी है, निरंतरता के साथ पढ़ाई बहुत जरूरी है। आप एक लक्ष्य तय करके आप उसके प्रति समर्पित होकर तैयारी करें तो सफलता जरूर मिलती है। और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो एक बात का ध्यान रखें कि वैकेंसी का इंतजार किए बिना उससे पहले से ही आप तैयारी स्टार्ट कर ये दें, नहीं हो कि जिससे वैकेंसी आई है और अब हम उसके बुक बाद लेके में बैठते हैं कि चलो हाँ, भर्ती आ गई। हाँ, उससे आप और लोगों के मुकाबले बहुत पीछे हो जाते हैं। आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप वैकेंसी का इंतजार किए बिना ही शुरू से ही एक टारगेट तय करके उसके प्रति समर्पित होकर अच्छे से तैयारी करें, सफलता जरूर मिलेगी। एक धारणा है, राजस्थान में नहीं सभी जगह ऐसी धारणा है कि जो साइंस मैथ का स्टूडेंट है, वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वो जीके में मात खाते हैं। मतलब ऐसा सब जगह यही बात चल रही है कि साइंस मैथ का स्टूडेंट है तो इसको जीके नहीं आता होगा। लेकिन आपके जितने भी पेपर आपने जो बताए हैं, जो फर्स्ट पेपर होता है वो शायद लगभग जीके का और साइको वगैरह ये इसमें ऐड होते हैं ना, तो इनमें तो आपके बहुत अच्छे मार्क आ रहे हैं। तो मैं और भी एक रीट में जो विद्यार्थी है उससे मिला था,
उसके भी जीके के पेपर में बहुत शानदार नंबर आ रहे हैं, वही साइंस मैथ का स्टूडेंट है। तो साइंस मैथ के जो स्टूडेंट है वो जीके में कमजोर होते हैं, या अगर मेहनत करें तो वो आर्ट्स वालों से आगे चला जाता है? ये देखिए, एक मेंटेलिटी है कि साइंस वाले जीके कर नहीं सकते। बाकी मेरा मानना है कि शुरू से जैसे उन्होंने पढ़ाई नहीं की होती जीके का, उन्होंने कभी देखा नहीं होता है, तो एक इंटरेस्ट कम बनता है उनका। हम्म। इनकी रुचि कम बनती है जीके पहली बार पढ़ते हैं तो। अच्छा, उनको लेकिन एक डर रहता है कि जी, मैंने कभी पढ़ा नहीं है हाँ, और क्या पढ़ूंगा इसमें। हाँ, कभी पढ़ा नहीं है, उस हिसाब से उनका मेंटेलिटी नहीं होती है कि हम जीके कर पाएंगे, उनमें विश्वास ही नहीं होता है। हम्म। लेकिन मेरा मानना है कि एक बार आप इंटरेस्ट लेके उसमें पढ़िए तो आप उसमें भी अच्छा कर सकते हैं। तो और आप रवि, आपने जो जीके की तैयारी की, ये कौन से एग्जाम के लिए प्रॉपरली तैयारी की थी कि मैं इस एग्जाम के लिए मुझे जीके में मतलब महारत हासिल करना है, वैसी तैयारी आपने की थी? प्रॉपर मैंने बताया था, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में भी एक थर्ड पेपर होता है जीके जीएस का, हम्म। तो उसमें राजस्थान का जीके आता है, उसकी मैंने प्रॉपर तैयारी करी थी जीके की। तो उसकी अच्छी तैयारी की वजह से ही मेरा आगे का बेस मजबूत हो गया। और आगे बाकी जिसमें भी जो भी जीके का पेपर होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर सिलेबस चेंज होता है, तो हम्म। वो और ऐड करके आप पढ़ाई करिए तो अच्छे से कर सकते हैं उसको। आपको हाई कोर्ट जाने की भी जरूरत पड़ी थी? हाई कोर्ट जाने की जरूरत, को क्या हाँ। मामला था वो? वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें। कौन सा वो विवादित क्वेश्चन था जिसको आपने किया और आपने प्रूफ दिया फिर भी उसको नहीं माना? वीडियो का एग्जाम था, उसमें मैं 2 गुना में क्वालिफाई हुआ था, 127.70 मार्क्स थे मेरे। हम्म। तो उसमें कट ऑफ गई है 129.2 के आसपास। तो हम्म। उसमें मैं एक डेढ़ नंबर से रह गया फाइनल सिलेक्शन से। तो उसमें हाई कोर्ट में रिट लगाई मैंने 2 क्वेश्चनों को लेकर, जो कि मेरे सही थे। और कौन से क्वेश्चन थे, आपको कुछ याद है? हाँ, क्वेश्चन याद है मुझे। जैसे कि एक क्वेश्चन था, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? तो तो राजपूताना मध्य भारत सभा का तो ये विवादित क्वेश्चन हमेशा ही रहता है। हाँ, कुछ उसमें 1918, कुछ 19 ऐसा। हाँ, तो 1918 ज़्यादा ऑथेंटिक है, और स्टैंडर्ड बुक्स में भी 1918 ही मिलता है। और अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन में भी 1918 दे रखा था, लेकिन बोर्ड ने उसका आंसर 1919 मान लिया था। तो उस वजह से एक तो वो विवादित प्रश्न था, और एक दूसरा और था कि राजस्थान में जैसे अनुसूचित जनजातियों की संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है राजस्थान का अच्छा, भारत में? राजस्थान का भारत में अनुसूचित जनजातियों के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है हाँ, जनसंख्या में? हाँ, जनसंख्या में कौन सा? जनसंख्या में पूछा है प्रतिशत में? प्रतिशत और जनसंख्या का उसमें कुछ क्लियर मेंशन नहीं कर रखा था, अच्छा, ना ही सीधा ये उसमें पूछा था कौन सा मतलब स्थान है। ना ही उसमें जनगणना का मेंशन था कि कौन सी है, 2011 की है कि 2001 की है। अच्छा। तो वो भी एक विवादित प्रश्न था, उसका भी जैसे 11th की एनसीईआरटी है भूगोल की, उसमें सीधा क्लियर आंसर मेंशन कर रखा है। तो तो वो भी, इसका आंसर तो जो 10th की बुक में भी है इसका। हाँ, तो इन्हीं आधार पे कोर्ट ने भी माना कि ज़्यादा ऑथेंटिक बुक एनसीईआरटी होती है। एनसीईआरटी बुक को कोर्ट में रेफर करते हुए बोर्ड को उसमें फैसला फाइनल दे भी दिया कि आप इसका रिवाइज रिजल्ट जारी करें। अभी तक करा नहीं है, तो वो नहीं, रिवाइज अगर रिजल्ट, उसका रिवाइज रिजल्ट जारी करे हाँ, तो आपके वो एक ट्यूशन तो वो मिल ही रहा है, हाँ, और उसकी जो नेगेटिव जो मार्किंग है हाँ, वो मिल रहा है, तो आपके टोटल जो मार्क होंगे 130 से अबव हो जाएंगे। और हाँ, मेरिट 129.20 है ना? हाँ, तो फिर वीडियो में भी इनका जो चांस है, अगर वो उसका आंसर है उसको अगर वापस चेंज करे तो वीडियो में भी इनका सिलेक्शन होगा, तो कुल मिला के टोटल 13 सिलेक्शन वहां पे हो जाएंगे। उसमें भी उम्मीद है भाई। अब आगे क्या सोचा, आगे ज्वाइन करनी या अभी इसको पोस्टपोन कर रहे हैं? ज्वाइन तो अभी एक बार के लिए तो ज्वाइन करनी है, बाद में स्टडी लीव या जो भी जैसा भी रहेगी सिचुएशन मतलब लेंगे। एक बार ज्वाइन करनी है, एक बार करनी है। शुरू सिक्योरिटी के तौर पे? हाँ, ये एक बार ज्वाइन करके आगे का जो भी मेरा टारगेट है वो पूरा करने की कोशिश करूँ। आगे क्या टारगेट है? आगे टारगेट हाल फिलहाल में तो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आरपीसी द्वारा हो रहा है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। हम्म। एक बार वो हो जाए उसके बाद में यूपीएससी की तैयारी करने का अच्छा, सोचा हूँ। यूपीएससी की तैयारी। यूपीएससी का सपना तो हम देखते हैं कि हर किसी का होता है कि मैं आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, और उसमें एक दो कैटेगरीज और होती है ना, आईएएस, आईपीएस। आईआरएस। अच्छा, आपको पुनः बता देता हूँ कि जो गणित व्याख्याता का जो कल परिणाम आया था आरपीएससी के द्वारा, जो फर्स्ट ग्रेड का जो रिजल्ट जारी किया किया था, उसमें रवि ने पूरे राजस्थान में टॉप किया है। और रवि एक छोटे से गांव का रहने वाला, चुई, जो डेगाना विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है, और नागौर जिले में ये जिला इनका नागौर है। और राजस्थान में टॉप पर इन्होंने किया है। इन्होंने कहा कि हाँ, मुझे ये उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं राजस्थान में टॉप करूंगा। तो रवि, मैं एक बार पुणे
हम सब की तरफ से, हमारे जो न्यूज़ चैनल परिवार है इसकी तरफ से एक बार आपको पुणे में आपको बधाई दूंगा कि आपने वाकई ग्रामीण क्षेत्र में रह करके अपने गांव का, तहसील का और पूरे जिले का नाम रोशन किया। और आगे हम आपको आगामी ये बधाई देते हैं कि आपने जिस प्रकार सेकंड ग्रेड का इनका पेपर हुआ है, 100% उसमें चांस है कि उनमें राजस्थान टॉप करने वाले हैं। अगर हम चाहते हैं कि आप राजस्थान टॉप करें, हम पुणे एक नया इंटरव्यू लेकर के आएंगे जब ये सेकंड ग्रेड में राजस्थान टॉप करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर अभी आपका जो सपना, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, हम यही उम्मीद करते हैं कि आपका उसमें चयन हो और उसके बाद में आप जब भी यूपीएससी में जाए तो यूपीएससी क्लियर करें। फिर भी हम आएंगे आपको बधाई देने के लिए, एक नए इंटरव्यू के साथ में आएंगे। और जो तमाम दर्शक है, मैं आपसे भी यही कहूंगा कि आप जिस किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो एक लक्ष्य लेना होगा कि मुझे इसी वैकेंसी यानी कि ये भर्ती है इसी पे फोकस करना है। उस पे जो अध्ययन है वो निरंतर है। अध्ययन की निरंतरता पे हमने बात नहीं की, कितनी जरूरी है। हाँ, अध्ययन की निरंतरता बहुत ज़रूरी है। जैसे कॉलेज में जो भी लड़के एडमिशन लेते हैं तो वो ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, वो सोचते हैं कि बस पास होना है, एक रात पढ़ते हैं और पास हो जाते हैं। तो वो मेंटेलिटी से बाहर आना होगा और एक निरंतरता के लिए चाहिए आप 1 घंटा ही रोज़ पढ़ो कॉलेज टाइम में। इंजॉय भी ज़रूरी है, कॉलेज टाइम बार बार नहीं आता है, तो वो भी ज़रूरी है, इंजॉय भी करना चाहिए। लेकिन आप 1 घंटा या 2 घंटा भी निरंतर रूप से आप निकालें एक एक कॉलेज टाइम में भी, तो भी आप अच्छा कर सकते हैं। और उसके बाद आप आपकी कॉलेज शिक्षा पूरी हो जाए तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पूरी तरह समर्पित होकर तैयारी करें तो उसमें आपको मतलब सफलता आपका ज़रूर जो लक्ष्य है उस पर आपको एकनिष्ठ होना पड़ेगा कि आज से 2 साल बाद में ये वैकेंसी आ सकती है तो मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं, तो उस पर आपको फोकस करना होगा। और पर डे आपको, चाहे आप 1 घंटा पढ़े 2 घंटा पढ़े, उसमें एक निरंतरता यानी कि रेगुलरिटी होनी चाहिए। ये नहीं हो कि आज आप रोज 2 घंटे पढ़ते हैं तो आज आपने पढ़ाई नहीं की ये सोच के कि कल मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, तो वो आपकी जो उपलब्धि है उसमें बाधा जरूर बन सकती है। और अभी जिस प्रकार आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप वाकिफ होंगे इस चीज से, तो आप रवि प्रकाश, आप कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हैं अभी? मैं वैसे सोशल मीडिया पे सब पे ही हूँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये तो सारे ही है मेरे। इस पे आप कुछ अपना कुछ करते हैं, पोस्ट ना वगैरह, रील्स पोस्ट वगैरह वगैरह कुछ? कुछ नहीं है, ओनली जैसे पढ़ाई के बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, लगातार पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा बहुत जरूरी है। हर किसी की अलग अलग सोच होती है कि कोई बिल्कुल ही सोशल मीडिया से कट होकर पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बिल्कुल कट भी नहीं होना चाहिए। एक थोड़ा बहुत आसपास के लोगों से जुड़ाव बहुत जरूरी है। सामाजिक उस परिवेश में रहना सामाजिक भी जरूरी है। बहुत जरूरी है उसके लिए भी। और उसमें आप ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आप लिमिटेड उपयोग करें तो सोशल मीडिया आपके लिए बहुत फायदेमंद भी हो सकता है। अच्छा, आप आप उसमें अगर कोई पॉजिटिव चीज देखते हैं, उसमें आप वो चीज ढूंढते हैं जो आपके एग्जाम में आपके जो काम आएगी। अगर दूसरी चीजों में आप भटकेंगे तो उसका आपको जो दुरुपयोग है वो आपको हानि भी देगा। तो रवि प्रकाश, एक बार आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, और बहुत सभी दर्शकों को भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पूरा हमारा एपिसोड देखा। और भी हम शिक्षा के क्षेत्र में जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने अच्छी रैंक हासिल की है और जो गांवों से निकल करके कठिन मेहनत करके एक जो सुविधाओं के अभाव में जिन्होंने तैयारी की, ऐसे लोगों से भी हम बात करेंगे ताकि उनके विचार आप तक पहुंचे। और कुछ लोग हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों से भी हम बात करेंगे जिससे आपको मोटिवेशन मिले, क्योंकि सक्सेस में मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूर जरूर। जरूरी है। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे साथ में अभी तक आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक पे हैं इस वक्त, आप चैनल को फॉलो करें, और यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादातर लोगों के पास में ये वीडियो पहुंचाएं शेयर करके। इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको कुछ अच्छी बातें सीखने को मिली होगी। आपके कोई अच्छे सुझाव हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से वहां कमेंट करके हम तक पहुंचाएं, ताकि हमें भी आप क्या सोचते हैं, आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, आपको इनके इंटरव्यू में कौन सी चीज अच्छी लगी, और आप जो बधाई स्वरूप जो भी भेजना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से आप भेज सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए व्यक्तित्व के साथ में, एक नई सफलता के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका और सर्वेश का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।